हेलो, नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं एपिलॉग के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपको हर एक वीक में आपको अलग-अलग कश्मीरी पंडित की स्टोरीज, उनकी मुँह ज़ुबानी लेके आए हैं। और आज हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुषमा शाला जी। आपका स्वागत है मैम। मैम, 90 में जो हुआ, 89 में जो वहाँ पे हुआ, उससे तो हर कोई वाकिफ है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। बट हम उस दिन की बात करेंगे, बट उससे पहले हम आपके बचपन के बारे में वहाँ पे जानेंगे। आपकी लाइफ कैसी थी वहाँ पे, आपका घर। हाँ, यहाँ पे तो आके आपने काफी स्ट्रगल किया, काफी मुसीबतें देखी, बट वहाँ पे आप कितने ऐशो आराम में थे, कितने अच्छे से रह रहे थे। तो आपका घर कहाँ था वहाँ पे? ओरिजिनली हम सील जागीर सोपोर के रहने वाले थे और हम रहते बारामूला में थे, तानीबाग इलाके में रहते थे। वी वर एट पीस विद आवरसेल्व्स। वो पीस अब हमारे को नहीं मिल रहा। वी हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, वी हैव अर्नड फेम, हम बहुत अलग-अलग जगहों पे पहुंचे, बट डीप रूटेड कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू कश्मीर अभी भी हमारे। तो वहाँ पे जब आप स्कूल जाते थे, स्कूलिंग आपने वहाँ से ही की है, तो वहाँ पे आपके साथ जो स्टूडेंट्स का माहौल था वो कैसा था, पहले और बाद? हाँ, पहले तो ठीक था। लाइक हमारे वहाँ पे सारी कम्युनिटीज के बच्चे पढ़ते थे। वो गवर्नमेंट था, क्रिश्चियंस का स्कूल था, एंड वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सरदार, क्रिश्चियन सब पढ़ते थे। सारे मिलजुल के रहते थे, कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बट टुवर्ड्स एंड ऑफ 89 हमें फील होना शुरू हो गया, जैसे जो हमारे ग्रुप्स होते थे, हम इकट्ठा एक बड़े ग्रुप में बैठते थे, लंच ब्रेक के टाइम ऐसे बैठते थे, मगर वो चीज़ होना शुरू हो गई। मुस्लिम्स अलग होना शुरू हो गए, अलग ग्रुप्स में बैठते थे, और जब हम उनके पास जाते थे, उनसे बात करें, वो चुप हो जाते थे। मतलब हमें वो एक्सक्लूड करना चाहते थे अपने टॉक से। तो धीरे धीरे हमें भी समझ आ गया, हमें ये तो नहीं समझ आया क्या हुआ है, हमें ये आ गया कि हमें इग्नोर करना है। और वो एज ऐसी होती थी, हमें इग्नोर कर रहा है, इतना इसमें एटीट्यूड है, जाओ भाड़ में। कोई ऐसा इंसिडेंट याद है आपको, किसी बच्चे ने आपको कुछ कभी बोला हो? हाँ, मेरी एक क्लासमेट थी वहाँ पे, जिसकी चाची कश्मीरी पंडित थी। शी वाज अ मुस्लिम क्लासमेट, और उसकी चाची कश्मीरी पंडित थी। हमें काफी साल ये बात पता ही नहीं था, पर 89, 88, 89 में ये बात बहुत प्रोमिनेंट होने को हर डिस्कशन में बोलती थी। बेशक मेरी चाची कश्मीरी पंडित है ना, उसको हमने कन्वर्ट किया, कश्मीरी पंडित है ना, इसी तरह हम बहुतों को कन्वर्ट करेंगे, आप सबको कन्वर्ट करेंगे। पर हमें ये समझ नहीं आती थी, तो हम कहते थे इसको क्या लगता है सब कन्वर्ट हो जाए, एक कन्वर्ट होगी तो सब कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें नहीं पता चल रहा था कि शी इज टेलिंग अस द ट्रूथ, कि इनके दिल में क्या है, व्हाट दे वांट टू डू। पर हम उस चीज को बेसिकली ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे, व्हाट शी इज टेलिंग। तो उसके बाद फिर आप मतलब स्कूल से घर जाते थे, फिर जब 89 90 का पीरियड आया, तो तब भी आप स्कूल जा रहे थे? हाँ, उस टाइम स्कूल। तो आप मतलब अपने खिलाफ या कश्मीरी पंडित समाज के खिलाफ कोई स्लोगन सुनते थे? नहीं, तब तो नहीं सुनते थे स्लोगन। हाँ, ये हो गया जैसे 19 जनवरी 1990 का जो टाइम हुआ, उसके बाद जैसे आते जाते मेरा स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर था घर से, तो हम पैदल जाते थे। तो आते जाते हम बहुत सारी कश्मीरी पंडित हाउस में ताला देखते थे, तो हमें समझ नहीं आती थी क्या होता है। जैसे आज घर में होते थे, दूसरे दिन हम उस रास्ते से निकलते तो उसमें बड़ा सा ब्लॉक लगा था। तो ये समझ हमारे क्लास से कश्मीरी पंडित बच्चे नहीं आना शुरू हो गए। मतलब उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एकदम एब्सेंट रहना स्टार्ट हो गए, तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी ये क्या चक्कर हो रहा है। उतना हमारे को उतना सेंस भी नहीं था, उस टाइम की मेजोरिटी भी नहीं थी, तो हम ये चीजें थी। मतलब स्लोगन्स कोई सुनते थे अपने? नहीं, 19 जनवरी को हमने स्लोगन सुने, उससे पहले जैसे अच्छी कश्मीर से पाकिस्तान से क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दिगस कानून पाकिस्तान बटो वगैरह तो बटो इंसान, ये सुनते थे। काफिरों कश्मीर हमारा छोड़ दो, इंडियन डॉग्स गो बैक, ये हमने उसको। तो वहाँ कोई ग्रुप्स बने थे इनके? ग्रुप्स का तो मुझे आइडिया, हिजबुल मुजाहिदीन का मुझे इसलिए आइडिया क्योंकि मेरे फादर की उसकी फैक्ट्री है, इसलिए आई एम वेरी प्रीटी श्योर वो था, इट वाज एक्टिव। और अदर उतनी मेरी एज भी नहीं थी और इतनी सेंसिबिलिटी भी नहीं थी कि आई कैन रिमेंबर अदर थिंग्स, तो ये तो इजीली। तो 90 में जब ये चीज हुई, तो उसके बाद भी आप वहाँ पे ही रहे? हाँ, 19 जनवरी के बाद। तो आप स्कूल तब भी आते जाते थे? टिल अप्रैल एंड में एक बार स्कूल से वापस आते आते, बारामूला इतना बड़ा टाउन नहीं था और पता था सबको मेरे फादर के बारे में, तो वापस आते आते कुछ कश्मीरी वहाँ से मुस्लिम लड़के थे जो मैं उनको जानती थी बाय फेस, तो उन्होंने मुझे रास्ते में रोका और कहा कि तुम तैयार रहना, हम तुम्हारी शादी मुसलमान से करवाएंगे और तुम्हारे को कन्वर्ट करेंगे। ये बात अपने बाप को जाते थे। सो दैट वाज द लास्ट डे आई वेंट टू स्कूल। उसके बाद तो वहाँ सब जानते थे। आप सबसे पहले आपके फादर का क्या नाम था? चुनी नौशाद।
जूही लाल शर्मा जी। तो वो क्या करते थे? वो इंस्पेक्टर थे पुलिस में और डेपुटेशन पे थे, 89 से वो डेपुटेशन पे थे सीआईडी की, और वो कुपवाड़ा में थे। अच्छा। तो अभी आप ऑफ कैमरा भी हमारे साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने आपको बोला छुप जाओ, वो इंसिडेंट हाँ, आप वो बताओ 19 जनवरी का इंसिडेंट है, जब 19 जनवरी को, जिसको हम होलोकास्ट डे अब याद करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। 19 जनवरी को जब फर्स्ट टाइम एक मास अपराइजिंग हो गई थी अगेंस्ट इंडियन स्टेट एंड अगेंस्ट एनीबॉडी हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, और उसमें कश्मीरी पंडित सबसे आगे। तो उस दिन शाम को माय फादर होते नहीं थे घर में, लकीली वो घर में। तो मेरे फादर शाम को 4-5 बजे जो ही मस्जिदों से आवाजें, लाउड स्पीकर्स पे काफी आवाज, 2 हम 5 टाइम तो सुनते हैं आवाज, बट उस दिन अनयूजुअली आवाज, एंड वो बढ़ती गई 7:30 के करीब मेरे फादर 7:30-8 बजे के करीब रात को वो पुलिस स्टेशन गए पता करने क्या बात है। जब वो पुलिस स्टेशन से वापस आए तो वो बहुत घबराए, मतलब उनके फेस, ही वाज अ वेरी ब्रेव मैन, बट उनके फेस से लग रहा था कि मतलब वो हद से ज्यादा घबराए। मतलब और उस दिन मेरे मामा जी वहां पे थे, क्योंकि वहां से नानके भी सारे चले गए थे, तो ही वाज पुटिंग अप विद अस। वो थे, उनके एक मुस्लिम फ्रेंड थे वहां पे, हम थे, मैं, मेरा ब्रदर था, मेरी मदर। तो उन्होंने हमें बोला खाना जल्दी से खा लो और उसके बाद जल्दी से सो जाओ। खाना खा लिया हमने, तो मेरे फादर ने हमें बोला आप आज नीचे सो। वो कमरा जिसका डोर लॉबी में खुलता था, एक दरवाजा दूसरी तरफ था, जिसमें हम लकड़ियां और सॉडस्ट जमा करके, हाँ, जिसमें हम विंटर्स का सामान है, जैसे लकड़ियां होती थी बुखारी के लिए, लकड़ियां, कोयला होता था जो विंटर्स में वहाँ काम, वो अंडरग्राउंड था। हाँ, अंडरग्राउंड था, मतलब वो रूम, उसका दरवाजा जो है वो रूम में खुलता था और फिर स्टेज से नीचे जाते थे। तो उन्होंने कहा आज वहां पे सो। वो वहां पे सोने की जगह तो थी नहीं, बट मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्यों बोल रहे, बट आई कुड नॉट क्वेश्चन माय फादर, क्योंकि मुझे लगा वो जो बोल रहे हैं वो सही ही बोल रहे हैं। तो फिर जैसे खाना खा के मैट्रेस लेके नीचे गए, तो मैंने, जब हम नीचे जा रहे थे तो मैंने देखा मेरे फादर, मेरे मामा जी और उनके फ्रेंड, जो हमारा मेन डोर है, जो डबल डोर था, जो घर का मेन डोर था, उसके आगे बेड, चेयर्स, टेबल जो भी थे वो लगा रहे थे, अच्छा, उसको लॉक प्रॉपर, हाँ, बंद करे कि अगर कोई आता है तो थोड़ी सी हिंड्रेंस हो जाएगी उसको अंदर आने में। तो हम नीचे गए, थोड़ी देर में नींद तो आ नहीं सकती थी, इतना शोर था, ऐसे लग रहा था वो नहीं लग रहा था मस्जिदों से शुरू, ऐसे लग रहा था जैसे लाखों लोग सड़कों पे और हमारी तरफ आ रहे, इतनी आवाज है। तो फिर जब नीचे आए, हम सोने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे फादर भी नीचे आए, तो उन्होंने मुझे साइड में लिया और मुझे बोला तू बहुत बहादुर है और मुझे पता तू ये चीज कर सकती है। तो यही बोलते उन्होंने 2 चाकू निकाले किचन में, क्योंकि और तो चाकू हमारे घरों में तो होते नहीं है, चाकू मशीट्स वगैरह तो हमारे घर में होती नहीं, सिंपल चाकू घर के निकाले, एंड ही टोल्ड मी कि अगर ये मॉब तुझ तक आता है, मतलब अगर जब तक, लोगों का जुलूस, हाँ, आपकी तरफ, इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचती है। अच्छा, आप अपने आप को मार दो चाकू से। और मुझे नहीं लगता, शायद ये मेरे फादर ने ही बोला होगा, मुझे लगता है कश्मीर के हर पंडित घर में उस रात को, हर बेटी को, हर यंग वुमन को यही बोला। और यही नहीं, मुझे लगता है अगर शायद मैं खुद को नहीं मार पा, अगर वो मॉब आता और मैं खुद को नहीं मार पाती, तो मेरे फादर शायद मुझे मार। इतनी मेंटली प्रिपरेशन वहाँ हर एक की हो गई थी। लड़की को मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा था मरने के लिए, और अगर वो तैयार नहीं होती मैं, तो उसको घर वाले उसको मारते। तो ये आपने 19 जनवरी की बात बताई, उसके बाद आप अप्रैल तक स्कूल जा रहे थे, फिर आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ जब कुछ लड़कों ने आपको ऐसा बोला, तो फिर आपने स्कूल जाना बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरी मदर भी ड्यूटी जाती थी, शी वाज अ टीचर, वर्किंग एज अ टीचर। तो जब वो वापस आई तो मैंने उसको ये सारी बात बताई कि मम्मी ऐसे हुआ, ऐसे मेरे साथ हुआ, तो मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊँ। तो थोड़ी सी मेरी मदर भी घबरा गई, और जब मेरे फादर, वो वीकली आते थे, जब वो वीक में घर आए तो वो कहाँ रहते थे? कुपवाड़ा में। कुपवाड़ा। तो मेरी उन्होंने बात की होगी पेरेंट्स ने, तो मेरे फादर ने फिर शायद सोचा होगा कि ये अब टाइम ज्यादा हो गया, अब शायद हालात ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा मतलब मेरे लिए, मेरी मदर के लिए, मेरे ब्रदर के लिए आप टिकट निकाल दोगे, आप चलो। तो मैंने ये चीज नहीं मानी, क्योंकि मुझे फादर से बहुत अटैचमेंट थी, तो मैंने उनको बोला या तो हम चारों जाएंगे या चारों। जब मैं बिल्कुल नहीं मानी तो फिर मेरे फादर भी तैयार हुए थे, फिर उन्होंने मुझे कहा लीव के लिए अप्लाई करूंगा, तो हम निकल चले। तो लीव के लिए उन्होंने अप्लाई किया, और मुझे अपने जितना मेरे को अपना सेंस और अपना जितना मेरे को अब जितना आई लुक बैक टू द इंसिडेंट्स, और जितना मैं रिकलेक्ट कर पाती हूँ, और जितना मैं इसका एक वो बना पाती हूँ ना, एक ट्रेजेक्टरी बना पाती हूँ इस सारी चीजों की, तो मुझे लगता है ये उनकी लीव की बात डिपार्टमेंट से अच्छा, नहीं हुई थी, लीक हो गई। अच्छा, ये लीव पे चला। अच्छा, ठीक है, तो फर्स्ट में तो वो गए, एंड
रोज आते थे क्योंकि उस दिन वो गए अपना सर्विस रिवॉल्वर देने, अपना चार्ज देने गए वो नॉर्मली निकलते थे रोज, हम लोग बच्चों के सिर पे हाथ रख के निकलते थे, उस दिन भी निकले। तो वापस आए, मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे ये बोला कि तुम्हारे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम बड़ी हो, तुम संभाल सकती हो। तो मैंने भी बचपन में पूछा कि डैडी जा रहे हो वापस कब आओ? तो उन्होंने जवाब दिया कि जाना अपने हाथ में वापस आना। 32 साल हो गए इसमें और मैं ये बात कभी नहीं भूली। कितनी बार रात को जागती यही आवाज मेरे कानों में पहुंचती है। एक मेंटल ट्रॉमा है मेरे को किस चीज का। गए वापस आए 8:30 मेरी मदर ने मेरे मामा जी को बोला, क्योंकि फोन्स नहीं होते थे तब, मेरी मदर ने मेरे मामा जी को बोला पुलिस स्टेशन जाके पता करो क्यों नहीं आए। तो वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज एसएचओ थे वो हमारे एरिया में रहते थे, ऊपर चढ़ के गरम गरम दुकान। मेरे मामा जी उनके पास गए तो उन्होंने कहा मैं पता करवाता हूँ, क्यों नहीं आया था। घर आते आते आपको सारा इन्फॉर्मेशन 8:30 के करीब वो घर आए। मैंने मम्मी को बोला मैडम अब फिक्र मत करो, शाला साहब मीटिंग मेरे गवर्नर साहब के साथ, तो वो आ जाएंगे। वो धोखा दिया, झूठ बोला, क्योंकि बाय दैट टाइम माय फादर वाज ऑलरेडी शॉट। तब तो मेरे फादर को मार दिया। सेकंड को भी मेरे फादर वेट कर रहे थे, सुबह आएंगे नहीं आए, दोपहर को आएंगे नहीं आए। करीब 3-3:30 बजे हमारे घर 2 पुलिस आई। तो मेरे मामा जी था वहाँ पे, मेन मतलब मेरा ब्रदर तो 6 साल का था। तो मेरे मामा जी आगे निकले, उनसे कुछ बात की और मेरे मामा जी हड़बड़ाहट में घर से निकले। वो 3-4 घंटे बाद वापस आए। तो मैंने अपने मामा जी को ऐसे कभी नहीं देखा। हमारा घर था, यहाँ से रूम्स थे, यहाँ से बीच में कॉरिडोर। ना मेरे मामा जी ने खाना खाया, पूरी रात वो उस कॉरिडोर में, पूरी रात में 2-3 बार निकली। मैंने तो बोला क्या हो गया, कहते रात शो सो पूरी रात। आई डोंट थिंक ही स्लेप्ट फॉर वन सिंगल सेकंड। पूरी रात वो शायद खुद सोच रहे हो कि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि वो बाय दैट टाइम बॉडी आइडेंटिफाई कर गया। सुबह 3rd को 5-5:15 बजे मेरी नींद खुली, मैंने कुछ आवाज सुनी तो मैंने अपने फूफा जी को देखा। वो वहाँ पे इसमें थे, आम पुलिस में थे, वहाँ उनकी पोस्टिंग की कश्मीर। उनको मैंने देखा, वो बाहर पार्क में बैठे हुए थे। मैं जागी तो मेरे मामा जी और उन्होंने मुझे बुलाया बाहर पार्क में। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, उन्होंने मुझे बोला कि बड़ी है, जो बोला था हो गया। तो मेरे पापा ने बुला दिया। पहले तो समझ ही नहीं आई कि मेरे फादर को भी कोई बात सकता है, बिकॉज आई थिंक फॉर एवरी गर्ल फादर तो बहुत ही होता है ना, स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो समझ ही नहीं आया मुझे उस टाइम क्या। तो मेरी मदर पीछे रो रही थी, भाई छोटा सा मम्मी के पास गई, दोनों लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे, कोई नहीं था वहाँ। ब्रदर को उठाया, उसको तो पता ही नहीं बेचारे कोई 11:30 बजे मेरे फादर की बॉडी आई। आपको मैं एक और इंसिडेंट बताती हूँ। ये सब हुआ, मुझे तो पहले वो सिंक ही नहीं किया कैसे हो सकता। मैं जैसे एक कहते ना ट्रांस में चली गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या, मगर मुझे मैं तो ऑटोमेटिक से रोबोट होता है ना वैसे बन गई। मैं मम्मी को बोला घास बिछा देते हैं, मुझे याद नहीं है मम्मा घास बिछाना कहाँ बिठाना। मेरी मदर भी मुझे ऐसे करती है। तो फिर फादर की बॉडी लाए, व्हाइट क्लॉथ ऊपर था। मैं कोई देखना चाहती थी मेरे फादर के साथ, कपड़ा उठा, पहले हाथ तो लगाया उसको, बिल्कुल आइस कोल्ड बॉडी, कपड़ा उठाया, हेड में शूट किया था, दांत कोई नहीं था, दांत कोई नहीं था, नेल्स कोई नहीं थे, घुटने टूटे हुए थे, ये टूटे, बॉडी बिल्कुल मैंगो। उसके बाद 3rd को उसी दिन क्रिमेशन हुई, 5th को अस्थियां लेके हम, 6th को हम बैठे हैं एंड वी आर कमिंग टू।
और वो दिन और ये दिन मैं वापस कश्मीर में, मेरे घर से कोई कुछ अभी तक ना मेरा ब्रदर गया ना मेरी मदर गई, मेरे इन लॉज में से सारे गए, मैं कभी उनके साथ मैं कभी कुछ नहीं गई, ना मेरा भाई गया ना कभी, हम सब कुछ तब से। तो जब आपने वहाँ पे आपने रिलेशन वगैरह हो गई, फिर आप कैसे, मतलब आप तो छोटे छोटे थे, आप कैसे फिर वहाँ से आए? किसी तो ने हमें help की? गवर्नमेंट अकोमोडेशन हमें मिली उस टाइम, हमें गवर्नमेंट अकोमोडेशन, क्योंकि क्या हुआ था जैसे वो कुपवाड़ा में बेस थे, वो कुपवाड़ा में रहते थे, जब ये सब कुछ हो गया तो मेरे मामा जी उसका सामान लेने गए। अच्छा। तो जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने जैसे वहाँ दरवाजा खोला तो जो उनका बेड था उसका पिलो हटाया, उसके नीचे से हुजूर मुजाहिदीन की थ्रेटनिंग रही थी मेरे फादर को कि आप अपना काम छोड़ दो, रोक दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। जो हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें उन्होंने कभी कुछ नहीं। तो जब मेरे मामा जी सामान लेके वापस आ गए थे तो उन पे भी हमला, उनको भी मारने की कोशिश की, पर वो बच गए और वो डीसी ऑफिस में गए। तो उस टाइम ये बहुत बड़ा मेरे फादर की किलिंग एक बहुत बड़ा एपिसोड माना जाता था। तो फिर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की और उसी सिक्योरिटी बिकॉज जगमोहन ने क्या किया था, उस पूरे एरिया को कॉर्डन, जहाँ पे उनकी किलिंग हुई थी उस एरिया को, जहाँ बॉडी मिली थी उस एरिया को कॉर्डन ऑफ वगैरह करवाया था। तो फिर जगमोहन ने ही हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड की, वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फैमिली। उन्हें डीजीपी गुरबचन जगत थे, मुझे याद है वो डीजीपी पुलिस एक्ट कम केस, और उन्होंने मेरी मदर को ये भी बोला था कि जगमोहन गवर्नर साहब ने बोला है कि इस फैमिली को पूरा ध्यान रखना है, इस फैमिली को सेफली पहुंचाना है जहाँ भी जाए। फिर आपको सिक्योरिटी मिली? हाँ, हमें सिक्योरिटी मिली जगमोहन पुलिस की। हम सिक्योरिटी में आए, हमें 5 जिप्सीज एक ही कलर की मिली, एक ही नंबर की मिली और हमारे साथ कैट कमांडोज थे। क्योंकि आपकी फैमिली को भी थ्रेटन हाँ, थर्ड को जब क्रिमेशन हुई, क्रिमेशन के बाद जब रात को वहाँ पुलिस थी, उसके बीच में हमारे घर में एक पत्थर फेंका गया, उसके ऊपर कागज लपेटा हुआ था, उसमें बोला लिखा गया था इसको तो मार दिया तो इसके घर में भी नहीं छोड़ेंगे और बेटी को ले जाएंगे, ये लिखा हुआ। तो जब ये बात आई बाहर तो तब हमारी सिक्योरिटी भी इंक्रीज कर दी और 5th को जो है हमने अस्ते वस्ते ली और 6th वहाँ से आप निकल गए। तो फिर यहाँ आके आपने क्या स्ट्रगल फेस किया, मतलब ना घर था, क्या किया आपने, मतलब जब आप भी छोटे छोटे थे, आपकी स्कूलिंग? तो इसका सारा जो जाता है मेरी मदर को जाता है, बिकॉज मेरी मदर बहुत एजुकेटेड थी, अपने डिस्ट्रिक्ट की पहली साइंस ग्रेजुएट थी मेरी मदर अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो हाईली इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट। और उससे मेरी मदर का एक ही ये था कि मुझे बच्चों को एजुकेशन देनी, मुझे बच्चों को एजुकेशन देनी। तो मेरी मदर ने, शी वाज एन एक्टिव जॉब, मेरी मदर यहाँ पे भी जॉब में रही, वो स्कूल टीचर थी, पढ़ाती थी, हम स्कूल जाती थी और हम बच्चों का एडमिशन, पहले 1 महीना तो कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद एडमिशन वगैरह करवा के नॉर्मल जैसे। हाँ, फादर की कमी तो हमेशा नहीं, पर माँ ने बहुत कोशिश की वो कमी पूरी करने की, बट वो तो एट द बैक तो लगता कि फादर। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला मैंने अपने फादर की बॉडी टच की तो ठंडी थी तो मैं 2 साल आइस नहीं टच कर पाती। अच्छा, मैं जब भी कोई ठंडी चीज उठाती थी मेरे हाथ से छूट जाता, मुझे लगता था मैं अपने फादर की बॉडी को छू रही हूँ। तो मैंने 2 साल ठंडा पानी नहीं पिया, कुछ भी नहीं किया, कोई चीज ठंडी नहीं, 2 साल। फिर धीरे 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 इस डिप्रेशन से मैं बाहर आई। टाइम तो लगा, मदर का बहुत सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट था, मेरे मतलब नान के, मेरे दाद के, एवरीबॉडी वाज सपोर्ट, हमें बहुत सपोर्ट था उससे, रिलेटिव्स के सपोर्ट से हम जहाँ पहुंचे। मेरे फादर के साइड से, मेरे मदर के साइड से स्टूड लाइक अ रॉक, हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट जब हमारे को अपना स्टेट सब्जेक्ट बनवाना था, हमारा बना नहीं था, छोटे थे, हमारा बना नहीं। हम यहाँ डीसी ऑफिस गए थे, अपने रिलेटिव्स के साथ ही गए, तो वहाँ मेरे फादर के चाचा जी थे, वो रो पड़े और उन्होंने याद किया कि जब हमारे किसी रिलेटिव का स्टेट सब्जेक्ट करना होता तो घर में आता था सब कुछ, सिर्फ उनको ठप्पे लगाने, वो हाँ साइन किया हुआ आता था, वो घर में उनके निशान लगा, तो वहाँ उसके बच्चे आसमान लगे, वहाँ फूट फूट के रो पड़े कि सब लोग देखने लगे कि क्या हो गया। तो भाई पता है किसके बच्चे यहाँ पे लगे, जिसने दुनिया की स्टोरी समझी, उसके बच्चे आसमान लगे। ये ऐसी तो बहुत सारी इंसिडेंट्स है हमारे लाइफ में जहाँ हमें वाकई फील होता था कि हमारे फादर ने, मदर ने बहुत कोशिश की, बहुत, शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, उसने बहुत कोशिश की हम बच्चों को, पीपू को हमेशा बोलती कल को तुम ये नहीं बोलने चाहिए कि अगर मेरे फादर होता ये हो सकता, मैं आगे बढ़ सकता, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं करती,
बस तुम्हें आगे बढ़ना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तो मेरी मदर ने बहुत सैक्रिफाइस फिर आपने स्कूलिंग या स्कूलिंग यहीं से की हमने, मेरे ब्रदर ने भी, मैंने भी यहीं से स्कूलिंग, फिर वो भी आगे निकल गया, मैं भी निकल गया। और फिर आगे आज आपकी मदर की मेहनत रंग लाई है, हाँ। आप एक डॉक्टर हैं। मेरा ब्रदर भी वेल सेटल्ड है। मदर ने बहुत कष्ट उठाए, फिजिकली भी उठाए, सेहत भी बहुत खराब हुई, तो बाद में कैंसर हो गया, तो फिर वो भी सर्जरी, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था हमारे लिए, बट थैंक गॉड 17 साल हो गए उस बात को, शी इज परफेक्टली ऑलराइट। तो अभी वो ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आपकी स्कूलिंग हुई, फिर यहाँ से ही आपने डॉक्टरेट पढ़ा। नहीं, मैंने जेएमसी अमृतसर से JMC किया। आपको लगता है तब या अभी, अब कोई कश्मीरी पंडित की आवाज बना था तब या आज, अभी भी, मतलब जैसे अभी भी वहाँ पे टारगेट किलिंग्स हो रही है हिंदूज की, मतलब लगता है आपको कश्मीरी पंडित क्या, ओवरऑल हिंदू की आवाज ही कोई नहीं बन सकती, बिकॉज इस कंट्री को जो लेके डूबा वो सेक्युलरिज्म है। इन सिंपल वर्ड्स, सेक्युलरिज्म सिर्फ हमारे कंट्री पे, सिर्फ हिंदूज के, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कश्मीरी पंडित, आप देखिए वहाँ कश्मीरी पंडित की भी, वहाँ बाहर से जो उनकी भी क्यों, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया, वहाँ पे इंडिया चाहिए नहीं उनको, इंडिया से पैसा चाहिए, इंडिया से सब कुछ चाहिए, पर इंडिया नहीं चाहिए। तो अगर देखिए, आप देखिए जब 1947 हुआ, सिंपल सी बात है, 1947 में 2 कंट्रीज बने ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी, वहाँ पे मुस्लिम, वो क्या है, पाकिस्तान क्या बना, इस्लामिक स्टेट, हम क्या है, सेक्युलर स्टेट। This secularism has killed us, and this secularism is killing us. It is killing us. It is rotting our roots. और ये सेक्युलरिज्म ही हमें, तो हमारी तो आवाज ही नहीं बची, क्योंकि हमारी आवाज तो दब ही जाती है ना अंडर द गार्ब ऑफ सेक्युलरिज्म। अगर कोई बोलना भी चाहे उसका गला बंद कर देते, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, बिकॉज माइनॉरिटी अपीजमेंट है, माइनॉरिटी अपीजमेंट टू अ सर्टेन लेवल इज ओके। कश्मीर में हम माइनॉरिटी थे, हमारी तो कभी अपीजमेंट नहीं होती। तो सेक्युलरिज्म हैज किल्ड आवर कंट्री, सेक्युलरिज्म इज किलिंग us. This is what happens. 32 साल से हम वो एफआईआर, 31 साल से इनफैक्ट वो एफआईआर लेके घूम रहे थे, एफआईआर नंबर, अच्छा एफआईआर नंबर ही गलत। तो आपने कहीं आगे बात की, किसी को लेटर लिखी या? हाँ, मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर लिखी कि मेरे फादर के एटलीस्ट आई वांट समथिंग। अब देखिए मेरी मदर इस टाइम 70, ठीक है, मेरी मदर ने पूरी जिंदगी मेरे फादर की जिंदगी, ठीक है, बच्चे होते मगर एक पार्टनर इस एज में होना बहुत जरूरी है। एक मतलब हमें पता ही नहीं, एक अनसर्टेनिटी हमारे दिमाग में बच्चों के, मदर के रही है कि क्या हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था, हमें तो जवाब चाहिए ना, हम तो सिटीजन है, कोई हमने गलत काम नहीं किया, मेरे ब्रदर ने उठा उसने बंदूक लेके किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरी मदर ने कुछ नहीं किया। तो एक तो होना चाहिए ना कि हमें एक जस्टिस तो कहीं मिलना चाहिए ना, वो तो है ही नहीं। तो उसके बाद मैंने जब ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखा, उन्होंने मुझे वापस जवाब दिया, इट्स अ वेरी ओल्ड केस, हम 1.5 साल के आगे कोई केस नहीं। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, मैंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, मैंने होम मिनिस्टर को लेटर लिखा, मैंने डिफेंस मिनिस्टर, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर, क्योंकि मुझे हाँ एक रिस्पॉन्स आया था कि हमें एक एफआईआर नंबर ठीक मिला, एंड नंबर 2 जो हमें एफआईआर नंबर दिया गया था वो एफआईआर था कि वहां से कुपवाड़ा से एक गांव के लोग रातों रात पीओके चले गए, वो उसका एफआईआर था, वो हमें पकड़ाया। जब हमने वो एफआईआर दिया तो वो एफआईआर ही नहीं था, एफआईआर नंबर ही चेंज, तो वो हमने वो आ गया हमारे पास की 5 लोग इन्वॉल्व थे उसकी किलिंग में, 4 का तो पता नहीं चला, नाम पता था, एक को अरेस्ट किया था, बट इवन ही हैज बीन लेट ऑफ इन द बिकॉज़ इट इज लैक, एविडेंस तो कोई नहीं देता वहां, उसके अलावा किसी ने कोई हेल्प नहीं की, कोई एविडेंस कहां से, एविडेंस कहां से, कौन देगा एविडेंस? अब देखिए 30 साल हो गए, 32 साल, कितनी जनरेशन इसमें चली गई, हो सकता है जिन्होंने मारा वो भी ओल्ड एज में होंगे या कोई मर भी गया होगा, है ना? तो पर हमारा तो केस वही रहा ना, मतलब हमें तो क्लोजर ही नहीं मिला। आप देखिए एक जख्म होता, जब तक आप उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाते, जब वो नासूर बन जाता आप उसको खरोचते हैं और उसमें से जब तक खून नहीं निकलता उसके बाद उसकी हीलिंग होती है। हमारा तो वो अल्सर ही नहीं ठीक हुआ। एक चीज को हील करने के लिए उसका कोई प्रोसेस होता है ना, आप उसको कोई प्रोसेस देता है, हमारी तो हीलिंग ही नहीं करना ना मॉडल। आप बताएं मेरी क्या गलती, मेरे फादर की क्या गलती, वो वहां 19 जनवरी के बाद भी टिके रहे, वो उनकी गलती कि वो
अपनी जान पे खेल के इंफॉर्मेशन ला रहे थे, वो उनकी गलती है। अगर हम अपनी जान पे खेल के इंफॉर्मेशन ला रहे थे, किसके लिए? मेरे लिए ला रहे थे, इंडिया के लिए ला रहे थे ना। तो इंडिया का भी तो कुछ आगे से बनता है ना, फर्ज बनता है ना। एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जुडिशरी, इंडियन पुलिसिंग, they need to tell me कि मेरे फादर ऐसे। बट अभी तक तो वो ये भी नहीं मान रहे थे कि जेनोसाइड हुआ था। हाँ, वो तो मान ही ये नहीं तो रहे यही तो ट्रेजेडी है ना। तभी तो मैंने आपको बोला ना, सेक्युलरिज्म खत्म कर दिया। ये तो जेनोसाइड, और हम बात करते, वो कहते 200 लोग, 100 लोग, कुछ तो कहते क्या 80 लोग मर गए इनके उस पे भी हल्ला मचा रहे। एक चैनल वालों ने मुझे बोला मैम 80 लोग मर गए, तो मैंने उसको कहा मैं तो मेरी लिस्ट देखूंगी, फिर देख लेना कितने 80, तो बहुत सारे 80, एक सिर्फ 80 नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि हमें क्लोजर दे। एक पूरा 32 साल एक अनसर्टेनिटी में जीना बहुत मुश्किल। आप 2 दिन जी के देखो, मतलब कितने इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स तुम्हारी जिंदगी में हुए। मेरे फादर थे ही नहीं, और क्यों नहीं थे? क्योंकि वो इंडिया के लिए काम, अगर वो बाकियों की तरह करते, नहीं करते, उनको टेररिस्ट को इंफॉर्मेशन देते, शायद बच जाते। पर उन्होंने वो सब नहीं किया, वो छोड़ देते वो काम करना, निकल जाते वहां से, शायद बच जाते। बट ही प्रेफर्ड टू सर्व हिज मदरलैंड, टू सर्व हिज कंट्री रादर देन केयर। और मुझे लगता है शायद मेरे फादर से वही गलती होगी। बिट्रेयल उनको अपनी डिपार्टमेंट से हुआ, अपने डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ली, उनके पीएसओ ने आइडेंटिफाई किया कौन है। पीएसओ ने आइडेंटिफाई किया, ही इज द मैन, इसकी आपका आदमी, इसको ले जाओ। और जितना इनह्यूमन तरीके से मेरे फादर को टॉर्चर किया गया था, मैं वो बता नहीं सकती, बता नहीं सकती। जीते जी आप किसी के दांत खींच दो, जीते जी आप किसी के नाक को निकालो, उसकी जॉइंट्स तोड़ो, उसको उसकी बॉडी पे सिगरेट बट्स करो, उसके ये तोड़ दो, और फिर उसको घसीट के ले जाओ एक पेड़ पे लटकाने के लिए। और इतना ही नहीं, काशीपुरा इलाके में उस गांव में उनको लेके गए थे, जब बस से उतारा तो उसके आसपास के 3-4 गांव के मुस्लिम्स वहां जमा, और वो हंस रहे थे, देखो काफिर को कैसे फांसी दे। फिर भी मेरे फादर के पास पिस्टल नहीं थे, अगर शायद पिस्टल होता मेरे फादर को अच्छा। उन्होंने इतना इतना रेजिस्ट किया कि 5 लोग उनको फांसी पे नहीं चढ़े। फिर किसी ने बोला दियो सुबुरु लागू सुबुरु, देन दे शॉट। अगर आज के डेट में अभी सरकार आपको बोलते कि हम रिहैबिलिटेशन करेंगे हिंदूज को या कश्मीरी माइग्रेंट्स को, हम वापस ले जाएंगे कश्मीर, तो आप जाओगे? कैसे ले जाओगे? मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जैसे हम कश्मीर में पहले रहते थे, मेरे क्यों मतलब एक मोहल्ले में 2 कश्मीरी पंडित हैं जो इजी टारगेट होते हैं, मतलब वैसे हमें ले जाएंगे जहाँ आपकी पुरानी जगह थी वहां पे बिठा देते हैं, वहां पे तुम इजी टारगेट है ना। मतलब वो हो गया ना कि तुम भेड़ियों के सामने हमें फेंक रहे हो। या तो उनको एक एक प्रॉपर एक ऐसी उनकी सेटलमेंट बनाओ जहाँ सिर्फ कश्मीरी पंडित, कि अगर ऐसा अटैक हो भी जाता है, पहले तो अगर ऐसे सेटलमेंट बनती है तो वो वहां पे सिक्योरिटी होगी, और उसके ऊपर अगर अटैक भी होता। अब हम 90 के कश्मीरी पंडित नहीं रहे, ठीक है ना। अब हम में भी थोड़ा जिगरा आ गया है, जितना मेरे को लग रहा है। तो अगर 90 का सेटलमेंट देते फिर तो वो हमें बेटर यही मारते, ठीक है ना। तो अगर वो एक जगह हमें सेटलमेंट करते, वन प्लेस सेटलमेंट देते हैं, तो उसमें ये होगा वी विल बी एबल टू सेव ईच अदर एंड वी विल बी एबल टू सेव आवरसेल्फ, बिकॉज़ हम यूनाइटेड हैं। अगर हम 2 घर उधर 2 घर इधर कश्मीर में जैसे निकले, फिर हम में से कोई वापस, देन इट विल बी एंड ऑफ कश्मीर। फिर कोई बोलेगा किसी जमाने में कश्मीरी पंडित नाम का एक मतलब कम्युनिटी होती थी, जो अब नहीं है। अगर वैसा सोच रही है गवर्नमेंट कि हम उनको वैसे ही ले जाएंगे वापस। बट अगर अभी पीएम पैकेज वालों की बात करें, वहाँ पे अभी जैसे उनको भी टारगेट किया जा रहा है, या बैंक मैनेजर थे विजय कुमार जी, रजनी बालाजी थी यहाँ से, तो उनको भी टारगेट किए गए वहाँ पे। तो उनके लिए भी सेफ नहीं है अभी कश्मीर, वो भी आधे से ज्यादा तो वापस आ गए, कुछ अब वहाँ पे हैं जो रहे हैं अभी वहाँ पे, अब तो वो लोग आधे से ज्यादा यहाँ पे वापस आ गए। तो अब सरकार कह रही है कि अगर हम इनको 8 जोन अलग अलग में शिफ्ट करेंगे, मतलब श्रीनगर में लाके इनको 2 जोन में बैठ के ऑफिस में बैठ के पढ़ाएगा, उसको तो जाना है ना, मार्केट निकलना है। हाँ नहीं वो तो आप छोड़िए, वो तो छोड़िए। इंजीनियर है कोई, जेई है, उसको फील्ड में जाना है, ठीक है ना। वो तो वहां बैठ के ना डीसी के सामने या किसी जोन के ऑफिसर, जोनल ऑफिसर के सामने टेबल लगा के तो नहीं पढ़ाएगा ना, नहीं तो गवर्नमेंट को देखो।
और वो कहते हैं कि अगर हम इनको वापस ले आएंगे तो वो आतंकवादियों के सामने घुटना टेकना होगा। किनको वापस ले? अगर पीएम पैकेज, जैसे पीएम पैकेज वाले भी डिमांड करें कि हमें रिलोकेट कीजिए, तो ये कह रहे हैं अगर हम आपको रिलोकेट करते हैं तो दैट मीन्स कि हम आतंकवादियों के सामने घुटना टेक रहे हैं। हमारे को तो वो आतंकवादियों के सामने घुटना नहीं टेकना चाहते, तो हमें क्यों बेट बना रहे? Why Kashmiri bandits are baits? I think Indian army is sufficient to fight with. हाँ, तो हमें क्यों बेट बना रहे? जब तक वहाँ पे कंडीशन आप सुधारोगे नहीं, हमें वन पॉइंट प्लेस की हमें ऐसे नहीं दोगे जहाँ हमारी एक सेटलमेंट आप बना देते हो। जैसे मतलब एक कश्मीर, छोटा कश्मीर, उसके बीच में कश्मीरी पंडित्स के लिए कार्व आउट करते हो, जहाँ पे स्कूल होगा, जहाँ पे पावर स्टेशन होगा, जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज होगा, जहाँ पे आपका ऑडिट्स होगा, जहाँ पे आपका अकाउंट्स होगा, सो एवरीबडी विल बी सर्विंग विदाउट दैट सिक्योरिटी और सिक्योर जोन। उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे सामान आएगा, तो यू नीड दैट मीन्स कार्विंग आउट ऑफ ए वेरी सेफ जोन फॉर कश्मीर। तो बाहर ले जाओ, वहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई जाने से मना करेगा। आप किसी को बोल रहे हो तुम जाओ, सामने तुम्हारे को पता है तुम मरोगे या जियोगे, दैट इज योर ब्लडी बिजनेस, बट तुम जाओ। तो आप बताओ, मैं आपको बोलती हूँ आप जाओ कश्मीर, आप जाओगे ऐसे कश्मीर? नहीं जाओगे तो मैं कैसे जाऊंगी, और कौन कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना जान। या तो हमें बंदूक दे दो, हमें ट्रेन कर दो, फिर तो ठीक है, हम मरेंगे मारेंगे वो चलता है, बट हम तो वैसे भी नहीं ना, हम तो इंटेलेक्चुअल पीपल है, दोज आर वर्किंग ऑनेस्टली, काम करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, हम वैसे लोग। या तो हमें पूरा एक बटालियन ही हमारी रेस कर लो, या हम सबको एक आर्म्स ट्रेनिंग का कंपलसरी 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स का देते। चलो अगर आ जाता है टेररिस्ट तो हम मर जाते हैं, उसको भी मार देंगे ना। तो ये नहीं ना कि तुम उसको भेजो एज अ बेट, तुम बड़ी मगरमच्छ को पकड़ेंगे, हमें मछलियों की तरह बेट बना के भेजो। मगरमच्छ को पकड़े ना पकड़े, हम तो जाएंगे उसके पेट में। ये तो वही बात है। तो लास्ट में आप सरकार से क्या अपील करोगे कि आज तक तो कोई स्टेप नहीं उठाया, कोई आवाज नहीं बना कश्मीरी पंडित की, तो लास्ट में आप सरकार से क्या अपील करोगे? मैं तो यही अपील करूंगी, 32 इयर्स इज अ जो गए उनकी आत्मा की शांति, जो पीछे वो छोड़ गए उनकी मतलब आगे लाइफ में व्हेन दे पास ओवर टू अनदर वर्ल्ड वो पीसफुली जाए। मैं अपनी मदर की बात कर रहा हूँ, मेरी मदर फाइनल स्टेज में, पता नहीं कब आज है कल नहीं, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। पूरे 32 साल में निकाल दिया इसी इंतजार। एटलीस्ट नाउ इफ शी गोज टू अनदर वर्ल्ड शी शुड गो पीसफुल, इतना तो हक बनता है। ऐसे कितने सारे लोग इंतजार में चले गए, हम वापस जाएंगे, यहाँ पे पता लगेगा जो हमारे अपनों के साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये चीजें तो देखनी है। देखो ना, अगर आप हमारा जेनोसाइड हुआ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और इसको कोई नकार नहीं सकता। आज नकारेंगे, कल नकारेंगे, परसों, मगर चौथे दिन तो एक्सेप्ट करना है जेनोसाइड। जेनोसाइड जब हुआ तो तुम्हें देखना है क्यों हुआ, किसने किया, और जो जेनोसाइड हुआ, जो उसके विक्टिम्स है, उनके लिए आपने क्या किया। रिहैबिलिटेशन इज नॉट जस्ट गिविंग मनी और गिविंग अकोमोडेशन, रिहैबिलिटेशन इज रिहैबिलिटेटिंग देयर वुंड्स। आपने हमारी वुंड्स रिहैबिलिटेट किए, आपने हमारे वुंड्स ठीक किया, आपने हमारे को मेंटली रिहैबिलिटेट किया। अभी जो एम्प्लॉइज वहाँ है, आप उनको पूछिए कि आप वो जो वहाँ जाते, जितने सुकून से, जितनी शांति से, जितनी पीसफुली वो यहाँ पे होते, क्या उतनी पीसफुली, उतनी फ्रीडम से वो वहाँ ढूंढ सकते, जा सकते, बात नहीं जा सकते। दिस इज रिहैबिलिटेशन, मेंटल रिहैबिलिटेशन, एटलीस्ट गवर्नमेंट। और एज फार एज दिस गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, होप्स आर वेरी हाई, बिकॉज 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, आगे भी होप्स है, बिकॉज दे आर सिटिंग एट अ हायर पोजीशन, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द होल कंट्री। वो तो मैं नहीं कह सकती कि वो मेरी बात सुने, बट मेरी भी बात सुने। ये नहीं कह रही कि मेरी ही सुनो, ये सुनो। और आप ठीक है, आप हर एक कम्युनिटी का ध्यान रखें, पर हमारे जैसी पेट्रियाटिक कम्युनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो खुद मर गए वहां, मगर ना अपना धर्म छोड़ा, ना अपना देश छोड़ा। तो इस चीज को ध्यान में रख के पत्थर किसी को वापस नहीं बोला, कुछ नहीं किया। ऐसी कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट नीड्स टू, और ये है, ये गवर्नमेंट को सोचना है, क्योंकि मैं तो आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर, बट एज अ लेमैन इवन आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वहां अगर आप किसी को भेजोगे इस टाइम में तो वो वापस नहीं आएगा, जीते जीते वापस नहीं आएगा, उसको फिर 4 कंधे ही उठाते हैं। उससे क्या होता है, आप एक जने को मारते हो, पूरी फैमिली को दो। अभी जैसे राहुल भट्टी के लिए आप देखिए, उसकी बच्ची कितनी छोटी थी, उसकी वाइफ के सामने पूरी जिंदगी, इतने कितने सारे घर और बनेंगे, वैसे कितने सारे विक्टिम्स और बनेंगे। ये तो आप मतलब इट इज समथिंग, ये जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और दोज हु आर एट द हायर प्लेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, दे हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, जब आप बाकी कम्युनिटीज का सोचते हैं, दिस इज
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ अपनी ये स्टोरी शेयर करने के लिए। आसान नहीं होता है किसी के लिए लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाए, वो भी देखे कि कश्मीरी पंडित फैमिलीज के साथ क्या क्या हुआ है। एक बार फिर धन्यवाद कहते हैं आपको। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि इनके पिताजी वहाँ सीआईडी में थे, वहाँ पे अपने देश के लिए काम करते थे, बट आखिर में उनको मिला क्या? सर में गोली, दांत निकाल दिए गए, हाथों की ये हड्डियां तोड़ दी गई, सिगरेट बिट्स लगाए गए, कोनी, ये नेल्स, नाखून, हाथों के नाखून जो थे उंगलियों के, वो तक सारे निकाल दिए गए थे। आप सोचिए कहाँ तक जायज है ये एक इंसान के साथ। मतलब मैं कहती हूँ, मैं शब्द नहीं शायद इस्तेमाल कर पा रही ऐसे ट्रीट करना, घुटने तोड़ देना। मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है इस चीज को बयान करने के लिए। ऐसी और कितनी कहानियां हम आपके समक्ष लेके आएंगे और लाए भी हैं। और सरकार से अब यही अपील करते हैं कि कश्मीरी पंडित का कुछ सोचिए। अब किसी के घर और किसी के बेटे या हस्बैंड की या बाप की लाश नहीं आनी चाहिए, या किसी माँ या बहन की किसी की डेड बॉडी नहीं आनी चाहिए। नमस्कार।